दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। आज किस प्रकार से हम आपका स्वागत करें, यह बहुत उलझन थी हमारे सामने। और यह उलझन इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र खुद उलझन में नजर आ रहा है। डेमोक्रेसी खुद ही उलझन में नजर आ रही है। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह का मौका कभी नहीं आया होगा। 1952 से लेकर यानी पहले चुनाव से लेकर आज तक, जब लोकतंत्र जनता का सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र अपने प्रयोग से वंचित रह जाए। जब कभी आया भी होगा तो उसे अपवाद के तौर पर लिया गया होगा। लेकिन आज का हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जाती है, उस हिंदुस्तान में एक ऐसी सूरत भी बन रही है जिस सूरत में वन नेशन वन कैंडिडेट बट नो इलेक्शन, यही परिस्थिति बन रही है। और इन परिस्थितियों में इलेक्शन कैसे होगा, जनता को उनका लोकतांत्रिक अधिकार कैसे मिलेगा, सवालों के घेरे में है। आप समझ गए होंगे मैं सूरत की बात कर रहा हूं। सूरत लोकसभा सीट पर आज जो हुआ, बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल को जीत का सर्टिफिकेट चुनाव के पहले दे दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज कर दिया गया और बाकी जो दूसरे निर्दलीय कैंडिडेट थे, बसपा के कैंडिडेट थे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने, सबने नॉमिनेशन वापस कर लिया। और उनमें से कुछ ने तो यहां तक कहा कि वो मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। विकसित भारत का संकल्प बिना चुनाव के पूरा हो जाएगा। और कौन सा संकल्प है नरेंद्र मोदी का जो बिना चुनाव के पूरा हो जाएगा, इसकी पड़ताल मैंने की। और उस पड़ताल के दरमियान मैंने पाया कि एक बड़े, आज जिसे गोदी चैनल कहते हैं, तब गोदी चैनल नहीं कहते थे, एक बड़े चैनल के कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। और नरेंद्र मोदी गुजरात के पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और पंचायत चुनाव था, लोकल बॉडी का स्थानीय चुनाव, उस स्थानीय चुनाव में उन्होंने एक स्कीम लाई। और वो स्कीम ये थी कि जिन पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होगा उसे शायद वो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। उस वक्त पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा कि ऐसी स्कीम आप क्यों लेकर आए। उन्होंने कहा कि गांव में चुनाव होता है तो गांव टूटता है। ये गले उतरने वाली बात नहीं है। हम सब सुनते आए हैं, आप, हम, हमारे दर्शक सब लोग सुनते हैं कि चुनाव होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। इलेक्टोरल फ्रेंचाइज के इस्तेमाल का मौका मिलता है तो समाज मजबूत होता है। लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि गांव टूटता है, मोहल्ला टूटता है। और जहां जहां निर्विरोध निर्वाचन हुए वहां उन्होंने पैसे दिए, यानी जनता को वोट करने का मौका नहीं मिला, इसके लिए मोदी जी की सरकार ने पैसे दिए। अब सवाल यह उठता है कि गुजरात को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं, और वो परिस्थितियां 18वीं लोकसभा चुनाव में एक ऐसे मुहाने पर आके खड़ी दिखाई दे रही है जहां चुनाव कैसे हो और उस चुनाव के दरमियान किस तरह से इमोरल और अनैतिक कार्यों को अंजाम दिया जाए, इसका अंदाजा तो आपने चंडीगढ़ के म्युनिसिपल इलेक्शन, मेयर इलेक्शन में ले लिया होगा। जब अनिल मसीह नाम का एक अधिकारी लोकतंत्र के आतंकवादी के रूप में कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक आतंकवादी की तरह लोकतंत्र के विरोध में काम करने वाले, लोक तानाशाही को प्रमोट करने वाले एक आतंकवादी की तरह अनिल मसीह बैठ गया और उसने मेयर के चुनाव में धांधली की। वो तो भला हो, हम सब धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का, जिन्होंने उस चोरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैलेट की काउंटिंग कराई। आज तक अनिल मसीह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। नतीजा पलटा गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव कराया गया। तो क्या अनिल मसीह का राष्ट्रीय संस्करण अलग अलग इलाकों में दिख रहा है? जहां खजुराहो में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा रद्द कर दिया गया और सूरत में तो निर्विरोध चुनाव की सूरत पैदा कर दी गई। वो सूरत याद रखिए, हर शहर, इस देश का हर इलाका
चप्पा चप्पा अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए हैं। वो सूरत, जिस सूरत में लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ करता था कि आजादी के पहले भी इसी सूरत में 1906 में नरम दल और गरम दल के मुद्दे पर कांग्रेस बटी थी, क्योंकि तब लोकतांत्रिक बातें होती थी। तब दो लोगों में मतैक्य नहीं था, दोनों अपनी बातें कर रहे थे और कांग्रेस टूटी थी, दो भागों में बटी थी, वैचारिक आधार पर बटी थी, क्योंकि सूरत में लोकतंत्र जिंदा था। सूरत में लोकतंत्र जिंदा था, उस शहर के मिजाज में लोकतंत्र था, और उस मिजाज ने कांग्रेस पार्टी कैसे चले, आजादी के संघर्ष को, स्वशासन के संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर मतैक्य नहीं था। और वो मतैक्य दल के विभाजन लेकिन लोकतंत्र के रूप में, मजबूती के रूप में सामने आया, लोकतंत्र को मजबूत करने के रूप में सामने आया। और फिर तकरीबन 11 साल बाद, 10 साल बाद लखनऊ में जाकर के कांग्रेस का एका हुआ था, दशक भर बाद। उस सूरत की पहचान लोकतंत्र की वजह से है। उस सूरत की पहचान डायमंड नगरी के रूप में ही नहीं है, बल्कि उस सूरत की पहचान उस शहर के रूप में है, उस संसदीय क्षेत्र के रूप में है, जिस सूरत ने इस देश को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दिया। जी हां, 1977 में मोरारजी देसाई सूरत लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज उस सूरत में चुनाव नहीं होने दिया जा रहा। जिस सूरत से निकली हुई शख्सियत, जिस सूरत का सांसद इस देश में लोकतांत्रिक तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ और इस देश का 82 साल की उम्र में प्रधानमंत्री पद पर बैठ के तमाम संवैधानिक तोड़ मरोड़ को सीधा करने का काम किया, इमरजेंसी की तमाम गड़बड़ियों को ठीक करने का काम सूरत के सांसद मोरारजी देसाई ने किया था 77 से 79 के बीच में। आज उस सूरत को क्या मिला? जनता वोट से वंचित हो गई। निर्वाची अधिकारी सर्टिफिकेट दे रहे थे तो उनके मुंह पर 12 बज रहे थे। ऐसी बातें लोग कह रहे हैं कि सूरत में जिन्हें सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है, पर्चा रद्द करने की बात हो रही है, वहां मुंह पर 12 बज रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर के। किस दबाव में यह काम हुआ, किस दबाव में पर्चा को रद्द करवाया गया कांग्रेस प्रत्याशी के, और किस दबाव में बाकी लोगों ने पर्चे वापस लिए। यह आज की तारीख का सबसे बड़ा वो सच है जिस सच को सामने लाने से आयोग मुकर रहा है। वो आयोग राजीव कुमार का आयोग, जिस आयोग ने जय भवानी शब्द के इस्तेमाल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पर रोक लगाने का काम किया कि वो जय भवानी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वही आयोग जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से बेहद ही उटपटांग और घटिया किस्म की बातें निकलती है, वो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं और विपक्ष के मैनिफेस्टो को टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो आपका सब कुछ मुसलमानों को दे देंगे, महिलाओं के मंगलसूत्र पर खतरा बताते हैं। इस देश में महिलाओं की सुरक्षा का पता नहीं है, वो महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हुआ देश ने देखा, महिला पहलवानों ने किस बात के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया वो देश ने देखा, और प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मणिपुर का मां उनके मुंह से जल्दी नहीं निकलता और वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और मुसलमानों को लेकर चुनावी सभा में भाषण देते हैं, टारगेट करते हैं। लेकिन राजीव कुमार का आयोग लगता ही नहीं कि कभी टीएन शेषन का आयोग था। कई बार ये लगता है कि एक हम लोग को बचपन में डराया जाता था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। बचपन में टेलीविजन देखते थे हम लोग बैठ के घर में बड़े बुजुर्गों के साथ, तो डराया जाता था, क्योंकि शाम में गुमशुदा लोगों के लिए जो गुमशुदा हो जाते थे उनकी फोटो दिखाकर एक कार्यक्रम आता था कि रंग गेहुआ, रंग सफेद, रंग गोरा, अमुक व्यक्ति अमुक तारीख से लाल पीली या जिस रंग की टी शर्ट पहनी हो वो पहनकर लापता है। उनके बारे में कोई भी सूचना मिले तो गुमशुदा तलाश केंद्र नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली को सूचित करें। और जब यह टीवी पर दिखाया जाता था शाम में, तो घर के बड़े बुजुर्ग हम जैसे बच्चों को डराते थे, अपनी भाषा, अपनी मादरी जबान भोजपुरी में ही डराते थे कि घर के बाहर मत निकलना, इधर उधर जाओगे तो लकड़सुहुआ पकड़ के ले जाएगा।
तो आज की तारीख में सवाल यह उठता है कि गुमशुदा तलाश केंद्र में इस देश में निर्वाचन कराने वाला, इलेक्शन कराने वाला आयोग गुम हो गया है, क्या उसकी रिपोर्ट लिखी गई है? और क्या उसकी रिपोर्ट लिखाई जानी चाहिए? क्योंकि यदि वो गुम नहीं हुआ होता तो नई कोतवाली दरियागंज के गुमशुदा तलाश केंद्र में उसकी रिपोर्ट लिखवाने की बात मैं नहीं करता। और वो गुम हो गया है तभी प्रधानमंत्री के भाषणों पर चुप्पी साधे हुए है और उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई कर रहा है। खजुराहो में आपने ट्रेलर देखा, चंडीगढ़ में आपने ट्रेलर देखा, और इंटरवल के पहले की फिल्म आप सूरत से देखना शुरू कर रहे हैं कि इस देश में निर्वाचन प्रक्रिया के ऊपर जब इतने बड़े सवाल हैं तो उन सवालों के ऊपर निर्वाचन सदन चुप क्यों है? अभिषेक मनु सिंघवी गए थे आज निर्वाचन सदन और वहां पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है और चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि प्रस्तावक पलट गए, उनके सिग्नेचर नहीं मिल रहे थे। यह काम सिर्फ गुजरात में ही क्यों हुआ? कुछ दिनों पहले की बात है, सर्वोच्च न्यायालय की बात है। सुप्रीम कोर्ट के एक विद्वान न्यायाधीश ने राहुल गांधी के मानहानि वाले मामले को सुनते हुए कहा था कि गुजरात के न्यायालयों से बड़े विचित्र फैसले आते हैं, आजकल आ रहे हैं। लेकिन यहां तो न्यायालय नहीं, यहां तो गुजरात के रिटर्निंग ऑफिसर भी विचित्र फैसला दे रहे हैं। अच्छा, जो भी कुछ आप देख रहे हैं इन सब में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कहीं ऐसा होता कि बीजेपी कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो जाता और किसी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को निर्विरोध सर्टिफिकेट मिल जाता। ऐसा आपने कहीं सुना नहीं होगा। ऐसा होता तब लोग कहते कि हाँ वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक उधर का हुआ तो एक उधर का हुआ। लेकिन यहां तो बड़े अजीब सी घटना हो रही है। गुजरात में अब 25 सीटों पर चुनाव होगा। बीजेपी का कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि दलाल को निर्विरोध सांसद बनाया किसने? क्या जनता ने बनाया? जनता ने यह हालात पैदा किए। अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कई जगह निर्विरोध विधायक हो गए हैं। लेकिन क्या इसी तरीके से व्यवस्था चलेगी? दरअसल भारत में चुनाव व्यवस्था एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां चुनाव कराने की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जो एक तकिया कलाम चलता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जिम्मा उठाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? उनके मातहत काम करने वाला रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? कहीं विपक्षी गठबंधन के किसी कैंडिडेट का पर्चा रद्द कर दे रहा है, कहीं निर्विरोध इलेक्शन करा दे रहा है। आखिर ये हालात जो बन रहे हैं, इन हालातों पर गौर करने पर एक चीज और सामने आती है। चाहे बात अरुणाचल प्रदेश की करें, चाहे बात मध्य प्रदेश जहां खजुराहो में सपा का पर्चा रद्द हुआ इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का, चाहे बात गुजरात की करें, ये तीनों भाजपा शासित राज्य हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं आमतौर पर डीएम या एसडीएम होते हैं, ज्यादातर डीएम ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या कहीं कहीं डीसी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर यानी जिला उपायुक्त। और भाजपा शासित राज्य या कोई भी पार्टी के द्वारा शासित राज्य में जो रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं, चुनाव के दरमियान 2-3 महीने तो वो चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, लेकिन बाकी 4 साल 9 महीने उन्हें राज्य सरकार के अधीन काम करना है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ही उनके माई बाप हैं, इसलिए वहीं पर सलाम आदाब प्रणाम हुजूर करना है। तो क्या वो 4 साल 9 महीने की नौकरी को ध्यान में रख करके इस तरह के फैसले दे रहे हैं? और सारी गड़बड़ियां जो आपने देखी, अरुणाचल प्रदेश में देखा भाजपा शासित राज्य में, मध्य प्रदेश में देखा भाजपा शासित राज्य में, और गुजरात में यानी सूरत में तो आज हद ही हो गई, वो भी आपने देखा भाजपा शासित राज्य में। तो ये सारी गड़बड़ियां भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ममता बनर्जी के राज्य में किसी का पर्चा रद्द हो जाए और निर्विरोध निर्वाचन हो जाए? जिस बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर इतने सवाल मोदी सरकार खड़ी करती है, वहां किसी कैंडिडेट का पर्चा रद्द होकर के निर्विरोध निर्वाचन क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि वहां सबूत इस बात का है कि लोकतंत्र जिंदा है, चुनाव हो रहा है। डीएमके के ऊपर तमाम तरह की बातें होती है,
आखिर स्टालिन साहब के राज में क्यों नहीं पर्चा रद्द हो रहा? उनके किसी रिटर्निंग ऑफिसर की इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है कि वो विपक्ष यानी उस राज्य के विपक्ष यानी बीजेपी के कैंडिडेट का पर्चा रद्द कर दे? क्योंकि वहां लोकतंत्र जिंदा है, और जब लोकतंत्र जिंदा है तो अधिकारियों का जमीर जिंदा है। और छोड़िए, इन सारी बातों को एक तरफ रख देते हैं। भाजपा के अलायंस पार्टनर की सरकार बिहार में है नीतीश कुमार की, वहां किसी रिटर्निंग ऑफिसर की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है कि वो किसी का पर्चा रद्द कर दे और निर्विरोध निर्वाचन करा दे, सब किसी का पर्चा रद्द कर दे और बाकी लोग नाम वापस ले लें और वहां निर्विरोध निर्वाचन हो जाए? वहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो मुख्यमंत्री 20 साल से तकरीबन काबिज है सत्ता में। नवीन बाबू उड़ीसा में 24 साल से काबिज है, नवीन पटनायक। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्यों नहीं उनके विपक्षी का पर्चा रद्द हो जा रहा है और निर्विरोध निर्वाचन हो जा रहा है? सारी गड़बड़ियां भाजपा शासित राज्यों में हो रही है। एक उंगली तो प्रशासन के तौर तरीके पर उठती है कि क्या प्रशासन प्रतिबद्ध नौकरशाही की उस किताबी जो एक थ्योरी है उस थ्योरी को अमल में ला रहा है, डिवोटेड ब्यूरोक्रेसी। और उसी तरह से और उसी सूरत में, जिस सूरत में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई मानहानि के मामले में, उसी सूरत से दूसरी घटना सामने आ रही है। तो क्या किसी भी तरह के अलोकतांत्रिक कार्य के लिए सूरत एक प्रयोग स्थली बन गया है? ये सारे सवाल एक ऐसे दौर में जाकर खड़े हो रहे हैं जिस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लंबी जद्दोजहद कर रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता संविधान बदलने के लिए ही 400 सीटों या 370 सीटों की बात करने की बात खुलेआम बोल चुके हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, और उस संविधान से ही बाबा साहब ने दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का इंतजाम किया। उस संविधान के दायरे में ही विश्वनाथ प्रताप सिंह और अर्जुन सिंह ने ओबीसी के लिए आरक्षण का इंतजाम किया, और उस संविधान से ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का इंतजाम किया। तो क्या संविधान बदलने के पहले लोकतंत्र को ही खत्म कर देने की तैयारी है? और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि एक तरफ विपक्षी दलों के खाते सीज कर दिए जा रहे हैं, उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस पकड़ा दिया जा रहा है, जो पार्टी विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन रही है उसके प्रमुख को उठाकर, उसके एक मुख्यमंत्री को उठाकर, 2 मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। ईडी अपना खेल दिखा रही है। सवाल यही है कि निर्वाचन सदन कहां मर गया? क्या भारत में निर्वाचन सदन की अर्थी उठ चुकी है और 13वीं की रस्म अदा की जा रही है? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर वो लाल रंग की बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की ताकत इतनी होती थी कि उस बिल्डिंग में बैठा हुआ देश के लोकतंत्र का प्रहरी सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब यह कहता था कि मैं नेताओं का, इस देश के बिगड़ैल और बेकाबू नेताओं का ब्रेकफास्ट करता हूं, नाश्ता करता हूं, तो तमाम पॉलिटिकल क्वार्टर्स में हड़कंप मच जाता था। जिस आदमी की ताकत यह होती थी, जहां बैठे व्यक्ति की ताकत इतनी होती थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जेम्स माइकल लिंगदोह कह के वहां बैठे हुए एक निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी को किसी भी तरह से उसकी धार्मिक चेतना को लोगों में लाकर पोलराइजेशन की एक कथित कोशिश करते नजर आते थे। यह थी उस बिल्डिंग की, उस इमारत की, उस संस्था की, उस संवैधानिक निकाय की ताकत। लेकिन वो ताकत आज कहां है? अभिषेक मनु सिंघवी गए हैं, कोई फर्क पड़ा क्या? प्रधानमंत्री के जहरीले बोल निकले, कोई फर्क पड़ा क्या? लेकिन उद्धव ठाकरे के यहां कोई म्यूजिक बज गया, कोई सॉन्ग बज गया, कोई चुनावी सॉन्ग बनाया गया, सॉन्ग बज गया जिसमें जय भवानी इस्तेमाल था, तो भवानी नाम से बहुत चिढ़ थी चुनाव आयोग को। इस तरह का एक तरफा आयोग और एक तरफा कार्रवाई यदि मौजूदा दौर में हो रही है तो फिर यह चुनाव कराने का नाटक क्यों हो रहा है? इस तरह से ही चुनाव कराया जाएगा क्या? पहले चरण ने ट्रेलर दिखा दिया
तो उस ट्रेलर के बाद के हालात ये हो गए कि अब विपक्षी कैंडिडेट को नॉमिनेशन ही ना करने दिया जाए, नॉमिनेशन करे तो पर्चा रद्द कर दिया जाए, प्रस्तावकों को कथित तौर पर डरा धमका दिया जाए, निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाए। यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। और इसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्या कर रहे थे राजीव कुमार जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव तारीखों का ऐलान कर रहे थे, पत्रकारों के सवाल पर शेरो शायरी में जवाब दे रहे थे। आज की तारीख में इसे सिर्फ सूरत तक सीमित करके देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की असली बदनीयती को सामने लाता है जो बात तो वन नेशन वन इलेक्शन की करते हैं, लेकिन मंशा उनकी वन नेशन वन कैंडिडेट बट नो इलेक्शन की होती है। और यही आज की तारीख में चुनाव कराने की जिम्मेदारी रखने वाले लोग और इस देश की चुनावी प्रक्रिया को अपने तय अलोकतांत्रिक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करने वाले लोग कर रहे हैं। आश्चर्य इस बात पर होता है कि विपक्षी पार्टियां बात तो करती हैं, विपक्षी पार्टियों पर भी एक सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में भाग क्यों ले रही हैं? क्या उन्हें चुनाव बहिष्कार का ऐलान नहीं करना चाहिए था? इंडिया गठबंधन में शामिल दल चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ऐसे चुनाव होगा तो। एक उंगली इस देश के विपक्षी दलों पर भी उठती है ताकि पूरी दुनिया को दिखा सकते कि चुनाव कैसे होता है, भारत में आजकल कैसे हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाना तो चाहिए था। जिस वक्त इमरजेंसी लगी थी इस देश में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उस इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस की गिरफ्तारी के बाद उनके जीवन को लेकर तमाम तरह की बातें थी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपना विरोध दर्ज कराया था। अंग्रेजों के समय में 1942 के आंदोलन के बाद इस देश को आजादी कैसे मिले, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर कॉमनवेल्थ से लेकर और अमेरिका तक कई देशों ने उस पर सवाल उठाए थे। लेकिन सवाल उठाने की बुनियाद तब बनी थी जब लोगों ने संघर्ष किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की सदारत में संघर्ष हुआ था। चाहे कांग्रेस करे, फॉरवर्ड ब्लॉक करे, उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय के नेतृत्व में संघर्ष करे, जिसने भी संघर्ष किया था उन संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से स्वीकृति मिली थी और उसको जायज ठहराया गया था। लेकिन आज सब कुछ हो रहा है, विरोध दर्ज कराने उसी तरह से लोग जा रहे हैं जैसे असहयोग आंदोलन के पहले निवेदन और प्रतिवेदन वाली कांग्रेस बनी हुई थी दादा भाई नौरोजी के जमाने में। उस वक्त उसकी अहमियत थी निवेदन और प्रतिवेदन की, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कवायद और देश में आज़ादी और स्वशासन लाने की कवायद के लिए लोगों को जागरूक करना था। लेकिन आज तो जनता जागरूक है और जागरूक जनता के बीच सूरत जैसी स्थिति बनती है, खजुराहो जैसी स्थिति बनती है, अरुणाचल जैसी स्थिति बनती है, उस प्रधानमंत्री के राज में बनती है जिस प्रधानमंत्री ने कभी मुख्यमंत्री रहते हुए निर्विरोध निर्वाचन कराने वाले स्थानीय निकायों को इनामी राशि देने की बात कही थी। तो क्या लोकतंत्र को खत्म करने के लिए भी इनामी राशि की घोषणा की जाएगी? ये सवाल हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि जब आपके इलेक्टोरल फ्रेंचाइज पर सवाल उठ रहे हैं, सूरत के मतदाताओं के साथ हमारी सहानुभूति है कि उन्हें वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। सूरत एक झांकी है, 542 सीटें बाकी है। देखते जाइए हिंदुस्तान किधर जा रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।